जय हिंद। स्वागत आप सभी का राही म्यूजिक मस्ती चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है जो 9th 10th और 11th 12th जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, संगीत शिक्षक वाला, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से लगभग क्वेश्चन आएगा और हमें उम्मीद है इसमें से लगभग बहुत क्वेश्चन आएगा और कुछ आप लोग को भी नया सीखने का मौका मिलेगा इसमें। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और पूरा बढ़िया से देखिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते, तो उसमें समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में पूरा आएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, समझते हैं, उसमें डिस्कशन भी किया गया, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। का है कि नाद किसे कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाद किसे कहते हैं। ये अथी क्या बोलते हैं, स्टेट में भी इसमें पूछ लिया था इसमें से, नाद किसे कहते हैं। दोस्तों बढ़िया समझिए, अभी बढ़िया क्वेश्चन का, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो सबसे पहले जितना भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को पूरा बढ़िया से समझिएगा। देखिए कैसा सिमिलर सिमिलर आंसर है। ध्वनि को नाद कहते हैं, उसके बाद देखिए मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, गायन ध्वनि को नाद कहते हैं। तो मेरे भाई सब चारों का चारों सिमिलर सिमिलर आंसर है, सिमिलर सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा थ्री। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। बढ़िया से समझ लीजिए एक बार और, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। ये 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 नाद से तो क्वेश्चन फेवरेट है, ये पूछिए लेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा। नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के मेरे भाई दो प्रकार होते हैं। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। नाद नाद इतना भूख रहे हैं तो हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नाद का पूरा डिस्कशन बढ़िया से कर लेते हैं। नाद, इसमें राइटिंग बढ़िया से नहीं बनता है, इसको जज मत कीजिएगा। देखिए आप लोग पहला पहला एक क्वेश्चन हम लोग देख ही लिए कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। मेरे मेरे बाबू मेरे भाई, इन नाद के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक आहत नाद, नंबर एक आहत नाद, और नंबर दो हो गया आपको अनाहत नाद। कौन सा हो गया, अनाहत, अनाहत नाद। अब ये दोनों को बढ़िया समझिए, आहत अनाहत क्या है। आहत मतलब जब कोई भी आवाज, किसी भी घर्षण चोट या किसी के ठोकर लगने से जब उसका आवाज उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहेंगे आहत नाद। जैसे ये देखिए, अभी चोट लग रहा है और कैसे देखिए चोट लग रहा है, और चोट से जो उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहें, आहत नाद कहें। वही अनाहत नाद, देखिए अनाहत नाद, जब ऐसी घर्षण, इसके शब्द से ही लग रहा है ना कि अनाहत नाद। अच्छा, आहत में आप लोग गाँव में मम्मी पापा से सुने होंगे, चुप जाओ कोई किसी के आने का आहत हो रहा है, मतलब कुछ महसूस हो रहा है, टांग के ठकर ठकर से महसूस हो जाता है, तो आहत नाद। ये तो बढ़िया समझ, अनाहत मतलब इसमें आहत नहीं, इसी में कितना अच्छा आंसर छुपा हुआ है। इसमें आहत नहीं, अर्थात इसमें चोट घर्षण या ठोकर इस तरह की आवाज नहीं आता है, उसको हम लोग कहेंगे अनाहत नाद। और ये महसूस कब होगा, आप लोग कब जब साधना करते होंगे, तो साधना करते वक्त एक ऐसा समय आता है, जब सा करते एक ऐसा समय आता है जहाँ लगता है समाधि में लोग चला गया। वहाँ वहाँ कहाँ से आवाज आ रहा है, घर्षण घर्षण उर्षण ठोकर उकर का पता नहीं चलता है, तब वहाँ महसूस होता है अनाहत नाद का। तो हम लोग आहत अनाहत नाद को बढ़िया समझ, दो प्रकार था, ये भी हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद कितने, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद के कितने लक्षण या नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं मानी जाती है। नाद के तीन लक्षण विशेषता माने जाते हैं। कितने लक्षण या विशेषता मानी जाती है, तो नाद के तीन लक्षण या विशेषता माने जाते हैं। कैसे, देखिए इसका अगला आंसर जो है हम लोग का, उसमें अगला क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन में पूरा बढ़िया से पावर, इसीलिए अगला अगला देखते हैं हम लोग। क्या नाद के निम्न तीन लक्षण माने जाते हैं। क्या इस क्वेश्चन को बढ़िया से, क्या नाद के निम्न तीन लक्षण माने जाते हैं, अर्थात ये जो तीन को नीचा दिया हुआ ऑप्शन, क्या ये माना जाता है। बढ़िया से देखिए हम लोग, तो मेरे भाई इसका लक्षण क्या क्या है। लक्षण हम लोग का है कि एक नंबर में है पिच, पिच अर्थात ऊंचा नीचा, पिच इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसको पिच, तारता। अब इसको हिंदी में बढ़िया से, नाद का ऊंचा नीचा होना, अर्थात कहीं बेसी
कनी कम, जैसे सा रे ग म प ध, ऊंचा नीचा हो रहा है, सा सा नी ध प म ग रे सा, सा मतलब कैसे ऊंचा गया नीचा आया। तो एक नंबर ई हो गया। दूसरा हो गया तीव्रता, इंटेंसिटी, नाद का छोटा बड़ापन। जैसे हम बोल रहे सा 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 सा, इसी में देखिए क्या होता है हम लोग का कि आवाज में छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। तो दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग का नाद का जाति। अब जाति कंफ्यूजन में आ जाएगा, जाति बढ़िया सब। जैसे देखिए ये देखिए कैसा आवाज आ रहा है, सबका अलग अलग तरह का चोट पहुंच रहा है, अलग अलग तरह का आवाज निकल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जाति। ठीक है, अब ये चारों क्वेश्चन में देख लिया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद, मतलब कि नाद की तारता किस पर निर्भर करती है। नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? आंदोलन, नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? आंदोलन संख्या पर, तीव्रता पर, कंपन विस्तार पर, स्वरों की जाति पर। बढ़िया समझ, स्वर की जाति मीन्स क्या होगा कि जो आवाज आया जिस कैटेगरी में आया उसको जाति हम लोग। तीव्रता मतलब कितनी तीव्र गति से आ रही है तीव्रता की नाद। कंपन मतलब क्या, हिलना, कंपन जैसे हिल रहा है, नॉर्मली हिल रहा है। अब यहाँ बढ़िया देखिए, आंदोलन संख्या पर, ये कंपन को ही आंदोलन कहते हैं। आंदोलन संख्या अर्थात जब जैसे सा की आंदोलन संख्या है 240, ग के हो गया 300, तो उसके आंदोलन या अर्थात तार जो हिलते डुलते रहता है, हिलते डुलते रहता है। आप गौर से देखिएगा गिटार, जैसे कि अभी गिटार देखिए, अभी अभी एक दिखाते हैं। जैसे ये देखिए गिटार हो गया, तो ये देखिए गिटार हिलता है तो इससे आवाज निकलता है, यानी गिटार का तार अगर हिलता है तो इससे आवाज निकलता है। अर्थात जब पर भी कोई साउंड ध्वनि निकलता है तो उसके उसके हिलने, आंदोलन जो होता है उसके संख्या पर निर्भर करता है उसका आवाज क्या रहेगा। जैसे सा की आंदोलन संख्या 240, आप कितना जोर से बोलिएगा, तो जोर से बोलिएगा, तार लंबा होगा तो उसका आवाज बढ़ जाएगा। लेकिन सा का जो उसका जो संख्या है 240 ही रहेगा। रे का 260 है, या 260 ऐसे है। ग का 300 है। तो इस तरह से हम लोग देखें आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो गया, नंबर एक। नंबर एक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं कि नाद नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करता है। अर्थात नाद की तीव्रता, अभी बढ़िया से इस अगले में हम पिछले में हम लोग देख लिए थे इसे। नाद की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग इस पर देखेंगे। कंपन पर, कंपन विस्तार पर, तार सप्तक पर, तीव्रता पर। देखिए अगर ना आए इस तरह से भी कर सकते हैं। तीव्रता स्वर पर, यानी स्वर तीव्र हो। तार सप्तक, सप्तक का तो भाई कोई लेना ही देना नहीं, तो पहले हट जाएगा। कंपन पर, कंपन यानी कंपन सिर्फ अंतर्गत होता है। तार के विस्तार, अर्थात तार कितनी विस्तार कर रही है उस पर निर्भर करता है नाद की तीव्रता। नाद की तीव्रता, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया आंसर, बी हो गया, अर्थात 2 नंबर का हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है। नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है? सहायक नादों पर, सॉरी, सहायक नादों पर, सहायक नादों पर, तीव्रता पर, कंपन पर, तारता पर। ये तो नहीं होगा, कंपन तो नहीं होगा, तीव्रता, सहायक नादों पर। अर्थात जो इसके सपोर्ट में उसका चोट देता है उसके उस पर निर्भर करेगा कि इसका जाति क्या है हम लोग। ठीक है, नाद की तीव्रता किस आधार पर क्या बोलते हैं कि इसका तो 7 नंबर का क्या हो गया, नंबर एक। 7 नंबर का आंसर क्या होगा हम लोग का, नंबर एक, इसका आंसर नंबर एक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या घटती है, बढ़ती है, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। समान रहती है, समान रहती है, इधर आना, क्या हो रहा है, समान रहती है, घटती बढ़ती है,
4 नंबर है, घटती बढ़ती रहती है, इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए, तार की लंबाई कम होने या प्रति सेकंड आंदोलन संख्या घटती, अर्थात तार जितना बड़ा रहेगा अगर कम हो जाएगा तो इसका आंदोलन संख्या घटेगा कि बढ़ेगा। अब आप ही दिमाग लगाइए। आंदोलन संख्या, जब ये तार इतना बड़ा है तो इसको अगर झंझन, मान लीजिए इतने बड़ा तार है, तो अगर इसको मान लीजिए झंझनाएंगे, तो इसको झंझनाएंगे तो बेसी दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, और जब बेसी दूर ट्रेवल करना पड़ेगा तो एक आंदोलन जो संख्या है ज्यादा बेर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए तार की लंबाई जब घटेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, इसको जो मारेंगे धक्का तो इसको इसको जल्दी कर पाएगा, ज्यादा देर कर पाएगा, अर्थात ज्यादा देर कर पाएगा तो आंदोलन की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात तार जब घटेगा तो आंदोलन संख्या बढ़ेगा, तार जब बढ़ेगा तो आंदोलन संख्या घटेगा। आंदोलन संख्या मतलब इसके हिलने की क्षमता, हिलने की गति। तो आंदोलन संख्या हम लोग का क्या हो गया, तो बढ़ जाएगा अगर तार छोटा रहेगा। तार की लंबाई जब कम हो जाएगी तो आंदोलन संख्या हम लोग का बढ़ जाएगा। वहीं पर तार की लंबाई अगर बड़ी रहेगी तो आंदोलन संख्या घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि तार की लंबाई अधिक होने पर उसी पिछले क्वेश्चन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझना। तार की लंबाई अधिक होने पर आंदोलन संख्या प्रति सेकेंड क्या होगा, न घटती न बढ़ती, समान रहती है, घटती है। तार की लंबाई अधिक हो जाएगी तो प्रति सेकंड इसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 नंबर का आंसर क्या होगा हम लोग का, 9 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का आंसर 4 हो गया हम लोग का। अगला हम लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सितार में तार सप्तक के पर्दे डॉट में होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं, नीचे होते हैं, मध्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का 2 नंबर का आंसर होगा, नीचे होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नीचे होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने। दोस्तों भरत अपने संवाद में भरत का जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है उसमें संवाद जो माने हैं, जैसे आप देख रहे हैं वादी और संवादी होता है ना, उसी का स्वरूप है, बदलता हुआ स्वरूप संवाद का। संवाद 2 मानते हैं, एक सा म का और दूसरा सा प का। एक क्या मानते हैं, एक सा म का और दूसरा सा प का, ये दोनों का संवाद मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भरत ने सरज मध्यम और सरज पंचम में कितनी श्रुतियां मानी है। सरज मध्यम और सरज पंचम में 2 श्रुतियां, 9 और 13 श्रुतियां माने हैं। 9 और 13 श्रुतियां माने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरत ने कितनी श्रुतियां अंतर विवादी स्वर माने, 2 श्रुतियां अंतर पर। इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरत का अंतर्गंधार और काकली निषाद किन श्रुतियों पर था। देखिए दोस्तों, अगला अंतर्गंधार जो है, इधर 1 2 3 काउंट कीजिएगा तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपको काकली निषाद, और अंतर्गंधार कितने पे आ जाएगा, 11वीं पे आ जाएगा। तो अंतर्गंधार कितने पर हो गया, अंतर्गंधार 11वीं पर और काकली निषाद दूसरी पर। तो इसका आंसर क्या है हम लोग का, 11वीं और दूसरी, 11वीं और दूसरी, ही आंसर हम लोग का 11वीं और दूसरी, 11वीं और दूसरी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्राचीन शुद्ध गंधार कौन सा आधुनिक स्वर है। प्राचीन शुद्ध गंधार, पहले जो शुद्ध गंधार था, वर्तमान में कौन सा अभी गंधार है। तो प्राचीन में पहले जो था वो प्रथम श्रुति पर माना जाता था, इसलिए कोमल गंधार हो जाएगा। अभी वर्तमान में अंतिम श्रुति पर सा, जैसे सा का 4 श्रुति है, ग का चतुष षडज मध्यम पंचमा, 2 2 निषाद गंधारो, त्रिऋषभ धैवतो, 2 2 निषाद गंधारो। तो गंधार में 2 श्रुति, ग मतलब ग स्वर में 2 श्रुति है। आप श्रुति सब समझते होंगे कि नहीं, श्रुति समझते हो, अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, तो हम पक्का इस पर वीडियो बढ़िया से डिटेलिंग बढ़िया से बता देंगे। कौन सा आधुनिक स्वर है, मतलब प्राचीन में जो शुद्ध गंधार था वो आधुनिक में कौन सा है। दोस्तों ये कोमल ग है, अभी वर्तमान में कोमल ग, पहले अंतिम में था और अभी पहले हो गया। ठीक है, आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता। भैया ये तो जानवे करते हैं, सा को बेस स्वर माना जाता है, इसीलिए सा षडज कभी वर्जित नहीं होगा। ये कोना में है आंसर इसका, कभी ये वर्जित नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, षडज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग देखते हैं।
अगला हम लोग का है कि शारंग देव ने भरत द्वारा बताए गए जाति के 10 लक्षण में 3 लक्षण और बोलता है कौन सा जोड़ा, 3 लक्षण और कौन सा जोड़ा। तो इसी में देखिए एक आंसर भी छुपल है, आप लोग बढ़िया से इसको याद रखिए। देखिए शारंग देव ने भरत द्वारा बताए गए, तो शारंग देव कौन सा पुस्तक लिखे थे, संगीत रत्नाकर, जो सबसे फेमस पश्चिमी और उत्तरी दोनों संगीत को आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, शारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर। और जो भरत लिखे थे, भरत नाट्यम जो लिखे थे, नाट्य शास्त्र जो भरत लिखे, उसमें जाति गायन के 10 लक्षण बताए गए थे, उसमें 3 लक्षण को जोड़ दिए। कौन, शारंग देव। कौन, संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग, ये 3 गो लक्षण को जोड़ दिए शारंग देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सरज मध्यम और सरज पंचम में क्रमशः 3 गुना अंतर आता है। कौन सा अंतर आता है, तो 4/3 और 3/2 का अंतर आता है। इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1। अगला है भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर कितने माने जाते हैं। मूलभूत स्वर, मूल स्वर जो है, मूलभूत स्वर किसे माना जाता है, मूलभूत स्वर किसे माना जाता है दोस्तों, मूलभूत स्वर सरज को माना जाता है, सा के बाद ही कोई स्वर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं मानी जाती है दोस्तों। मूर्छना का निर्माण ही जो होता है ना, किसी एक, जैसे सारे ग म प ध नि सा है, तो किसी एक स्वर को आधार मान लिया, उससे 7 तक गया तो उसको कहा देता है मूर्छना। तो कितना हो गया 7 गो हो गया। ठीक है, श्रुतिया अंतर की दृष्टि से मूर्छना और अवरोह में क्या अंतर है। मूर्छना और अवरोह में क्या अंतर है दोस्तों, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर यही होगा, नंबर 1 ही होगा। मूर्छना में देखिए, इसका रंगने में दिक्कत हो जाता है। मूर्छना में बदल सकता है किंतु आरोह में नहीं बदल सकता। मूर्छना में बदल सकता है किंतु आरोह में नहीं बदल सकता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का कि शारंग देव को ग्राम के प्रत्येक मूर्छना को षड्ज से प्रारंभ करने पर मतलब इसका क्वेश्चन कह रहा है कि शारंग देव को जब ग्राम के प्रत्येक मूर्छना, मतलब एक, जैसे प्रत्येक षड्ज ग्राम हो गया, मध्यम ग्राम हो गया, बोलता है ग्राम के प्रत्येक मूर्छना से प्रारंभ करने पर क्या प्राप्त हुआ। तो बोलता है कि अनेक विकृत स्वरों की पहचान हुई, भरत पद्धति का विरोध हुआ, एक नवीन पद्धति का खोज हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। नंबर 1 इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा कि अनेक विकृत स्वरों की पहचान हुई। तभी ना हम लोग 22 श्रुति के बारे में जान पाए, तब ने बोला कि 22 गो श्रुति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए थे दोस्तों। 15 गो गमक बताए। ठीक है, संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए, 15 गो गमक बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि भरत काल में जाति गायन के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते थे। जाति गायन के प्रारंभिक स्वर, अभी जैसे वादी संवादी चल रहा है ना, तो पहले जाति गायन का 10 को लक्षण होता था और जो कुछ स्वर होता था जिससे प्रारंभ किया जाता, जिससे अंत किया जाता था, वैसा वैसा नाम दिया गया था दोस्तों। देखिए इसमें सब ठो उसका नाम है, ग्रह स्वर, वादी स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर। न्यास स्वर तो जहाँ पर न्यास यानी खत्म कर देता था, न्यास स्वर कहलाता था। और वही अंश स्वर जहाँ से शुरू होता था उसको अंश स्वर कहा जाता है। इसको हम अलग कलर से रंग देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। अंश स्वर कहते थे, क्या कहते थे, अंश स्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि भरत काल में जाति गायन के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते थे, अंश स्वर कहते थे। अंतिम वाला को न्यास स्वर कहते थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति स्वर को क्या कहते थे। अपन्यास कहते थे। न्यास स्वर तो लास्ट वाला को हो गया, न्यास स्वर हो गया, ये भी लास्ट हो गया, अपन्यास स्वर कहते थे। जब भी देखिए खंड होता था जाति जो क्या बोलते हैं जाति गायन होता था, उसका खंड होता था। अगर बीच में समाप्ति स्वर, अगर बीच में समाप्त होता था तो उस जिस स्वर पे समाप्त होता है उसको अपन्यास स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता था उसे क्या कहते हैं। कि आइए क्या ना, न्यास स्वर कहते थे। ठीक है, न्यास स्वर कहते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं
कहता है कि भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया जाता था नाम था, मतलब क्या नाम था? आलाप था, तान था, गमक था, वादी था। बोलता है कि भरत काल में जिस स्वर समुदाय द्वारा राग का विस्तार किया गया था, तान के द्वारा, तान के द्वारा, तान मतलब होता है तानना, तान के द्वारा ही स्वर विस्तार किया, ठीक है। भरत ने कुल कितनी तानों का वर्णन किया? 84 तानों का वर्णन किया, ठीक है दोस्तों। कितने तानों का वर्णन किया? 84। देखिए रिपीट करते जाइए, अगर समझ में अगर एक बारी में याद नहीं होगा तो डबल डबल बारी देख लीजिएगा, दो दो बार स्पीड कर करके। सुनने से ज़्यादा होता है। श्रुति एति श्रुते एति श्रुति, श्रुति का अति कह दिए, मतलब जो सुनाई देता है वो श्रुति है। जो संगीत जो है ना श्रव्य विद्या है, अर्थात जितना सुनिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आएगा समझ में, दो बार देख लीजिएगा, स्पीड करके देख लीजिएगा। अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड कर लीजिएगा, और स्पीड लग रहा है थोड़ा सा और स्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब बहुत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मीड़ है? दोस्तों प्लावित, इसका आंसर क्या हम लोग का? प्लावित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारंगदेव काल में तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों इसका आंसर होगा हम लोग का खंड मेरु। कौन सा? खंड मेरु। खंड मेरु विधि का प्रयोग करके तान का रचना किया जाता था। खंड मेरु, मेरु खंड का अलंकार एक बहुत ही भारी था। इसका प्रयोग, इसका हम थोड़ा सा अभ्यास किए थे। इसका ये था सा रेगा रेगा सारे सागा रेगा रे सा रेगा म रेगा म ग म रेगा रे म ग म ग रेगा म प ग म प म प ग म ग म प म ग म प द म प म द प द प म प ध नि ध नि प द प नि ध नि ध प ध नि सा नि सा ध नि ध सा नि सा नि ध सा नि ध सा नि ध नि ध सा नि सा ध नि ध नि सा नि ध प नि ध प द प नि ध नि प द प द म द प म द प म प म द प द प ध प ध म प म प ग प म ग प म ग म ग प म प ग म ग म प म ग प म ग। देखिए भूल रहे, मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी। इतना इतना समझ में आ गया ना, भूल रहे थोड़ा सा, चलिए उतना 1.5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरु खंड का अलंकार से बनता, मतलब टेढ़ा मेढ़ा खंड, खंड बनल है, मेरल मेरल है, इसको मेरु खंड का अलंकार बोलते हैं। वहीं से देखिए हम लोग याद कर लेंगे, खंड मेरु। खंड मेरु किस विधि के द्वारा? खंड मेरु के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस विद्वान के विकृत स्वरों की यह विशेषता थी कि अपने स्थान से हटने पर तो विकृत होता ही था, अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदलने पर विकृत हो जाता था। दोस्तों ये इसका किसका था? शारंगदेव का था। शारंगदेव भरतकृत जो क्या बोलते हैं, शारंगदेव जो है संगीत रत्नाकर जो लिखे हैं, इसी का था। किस विद्वान ने अपने सप्तक से गणित के 72 मेलों की रचना की? कौन? वेंकटमुखी। कौन किए थे? वेंकटमुखी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला बोलता है कि हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने ठाटों की रचना हो सकती है? हिंदुस्तानी यानी उत्तर संगीत, और दक्षिण संगीत का अलग है, लेकिन उत्तर संगीत। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा? 32। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कवर कर, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर ये सब पे आप लोग अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट, कुछ भी कन्फ्यूजन होगा हमको कमेंट में बताएगा, हम पक्का उस पर सोल्यूशन देंगे, और कोशिश करेंगे कि बढ़िया से डिटेल वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड करें, अगर 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 जानना है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट है? तो कोई मत भूलिएगा कितना है थाट, स्टेट में भी पूछ लिया था। कितना है थाट? 10 गो है। कितना है? 10 गो थाट है। इसमें 10 गो थाट हो गया। बिलावल हो गया, बढ़िया दिए, बिलावल हो गया जिसमें सब स्वर शुद्ध लगता है। कल्याण हो गया, इसमें तीव्र म लगता है। उसके बाद भैरव हो गया, जिसमें रे और ध कोमल लगता है। उसके बाद खमाज हो गया, कोमल नी हो गया। उसके बाद काफ़ी हो गया, जिसमें ग और ध कोमल हो गया। उसके बाद असावरी हो गया, असावरी में ग ध नी कोमल हो गया। उसके बाद भैरवी हो गया, रे ग ध नी हो गया कोमल। उसके बाद हो गया मारवा हो गया, मारवा में कोमल रे और तीव्र म हो गया। उसके बाद तोड़ी हो गया, कोमल रे तीव्र म और कोमल ध हो गया। उसके बाद आपको हो गया पूर्वी हो गया, इसमें कोमल रे और तीव्र म सॉरी, तभी मारवा में गलती हो गया। मारवा तो कहिए दिए कोमल रे और तीव्र म, और ये पूर्वी में हो गया कोमल रे और कोमल ध और तीव्र म।
10 को तो हो गया, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट वर्गीकरण को प्रचलित किया गया, किस सॉरी पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, किसने थाट वर्गीकरण को प्रचलित किया, कौन किया भैया, भात खांडे। बहुत इसी के अभी इसी का अभी हम लोग फॉलो करते हैं ना, भात खांडे और विष्णु दिगंबर पद्धति, दो पद्धति है। हम लोग कौन सा पद्धति, दोनों पद्धति को फॉलो करते हैं, लेकिन अधिकतर किसको फॉलो करते हैं, भात खांडे पद्धति को फॉलो करते हैं। ठीक है, दक्षिणी संगीत में कितने थाट के मेल, याद रखिएगा, दक्षिणी संगीत में भी थाट को मेल, दक्षिणी संगीत में थाट को मेल कहा है, था 19 मेल है वहाँ पर, कितने मेल है, 19 मेल है। ठीक है, बिलावल थाट और खमाज थाटों के कर्नाटकी संगीत में क्या क्या नाम जाना जाता है, मतलब अपने जो बिलावल थाट है और खमाज थाट है कर्नाटकी संगीत में उसको किस नाम जाना जाता है, तो धीर शंकराभरण और हरि कंभोजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धीर शंकरा, मेरे साथ बोलिए एक बारी, धीर शंकराभरण और हरि कंभोजी, हरि काम्भोजी। कौन, बिलावल थाट को धीर शंकराभरण और खमाज थाट को हरि काम्भोजी। ठीक है, अगली अगली है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, भैया ईवो को ने पूछने वाला बात है, कर्नाटकी संगीत के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान में कौन सा दो संगीत पद्धति है, तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी पद्धति, ये तो संगीत पद्धति है। जो हिंदुस्तानी संगीत में जो है कोमलनी के नीचा में बिंदा लगता है और उसके ऊपर में विष्णु दिगंबर के ऊपर में लगता है। ठीक है, उसके तार सप्तक में जो है विष्णु दिगंबर में खड़ा लकीर देता है और तार सप्तक में इधर भातखंडे संगीत पद्धति में ऊपर में बिंदा देता है, टीका ऊपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वरलिपि पद्धतियां हैं, भातखंडे और विष्णु दिगंबर पद्धति। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही बताइए, बाकी रहते वही, किस स्वरलिपि में पद्धति में विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाए जाते हैं, विभाग के लिए जो तबला में होता है ना, धा धिन धिन धा धिन धा ना तिन तिन ता धिन धा, इसमें विभाग किस में नहीं दर्शाया जाता है, तो विष्णु दिगंबर में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, विष्णु दिगंबर पद्धति में नहीं दर्शाया। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है जो तो कुछ जानकारियां होता है जिसको बढ़िया से और ये याद रख लीजिएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि में और मंद सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में स्वर के ऊपर बिंदु लगता है, अभी तो बकबे किए थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये भातखंडे पद्धति में सम के लिए गुना का प्रयोग, गुना लगते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए वन का, ये भी ठीक है बिल्कुल। मीड़ का चिन्ह दोनों में समान, बिल्कुल मीड़ चिन्ह ऐसे होता है ना, मीड़ घसीट खटका, ये सब समरूपता है, ये भी पारिभाषिक शब्द में आता है। आई होप आप लोग समझते होंगे, ये सब इतना तो नहीं है, कम जानते होंगे। चलिए अगला, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन था, ये तो शब्द देखते हो पहले आ जाता है हमको, वेंकटमुखी, ये सब खूब रट दिए हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका लेखक वेंकटमुखी, क्या है भाई। मारिफुन नगमात के लेखक कौन थे, मारिफुन नगमात के लेखक थे राजा नवाब अली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेखक और कौन लिखा है पूछ लेता है। जयदेव ने कौन सा पुस्तक लिखा, इसको 12th में भी खूब लिखे थे, क्योंकि 12th में जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आया था गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ठीक है, अगला, नगमाते आसिफी के लेखक कौन से, मोहम्मद रजा। ठीक है, नगमाते आसिफी के लेखक मोहम्मद रजा, नगमाते आसिफी मोहम्मद रजा। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास हैं, किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास से, नाट्यशास्त्र भरत लिखे, राग दर्पण, ये राग दर्पण के लेखक, राग दर्पण ये तो नहीं होगा, गीता ये तो नहीं होगा, राग दर्पण कौन होगा, नंबर 2 राग दर्पण, इसका क्या होगा, श्रीनिवास के लेखक राग दर्पण। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, अबुल फजल थे। आईने अकबरी 12th में पूरा एकदम खूब रटे हैं इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, राग प्रवेश के लेखक कौन थे, राग प्रवेश विष्णु दिगंबर पुलुतकर थे, राग प्रवेश के लेखक। 6 भागों में कर्मिक पुस्तक के मालिका के लेखक कौन हैं, विष्णु नारायण भातखंडे इसका लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हम लोग कहा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीतांजलि लिखा। कौन सा लिखा? संगीतांजलि। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो ओम से रियाज करना शुरू करते हैं हम लोग। संगीतांजलि, संगीत का रियाज ओम से शुरू करते हैं तो संगीतांजलि। ओम संगीतांजलि, संगीत उत्पन्न होता है तो कौन लिखा? ओमकार नाथ। संगीतांजलि तानपुरे पर, तानपुरे के प्रथम तार को किस स्वर से मिलाते हैं? दोस्तों मंद्र, मंद्र म दो में है, मंद्र प, मंद्र नी, क्रमशः तीनों। इसमें से होगा 4 नंबर का आंसर होगा, क्रमशः तीनों। इसे मिलाते हैं हम लोग चारों अथी को, ठीक है, तीनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग, तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहते हैं? सहायक नाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? सहायक नाद। तानपुरे के मंद्र प और सा से कौन सा सहायक नाद स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं? तो क्रमशः रे और ग, ये स्पष्ट सुनाई देते हैं। रे और ग स्पष्ट सुनाई देते हैं हम लोग को। गायन के किस विधा में तानसेन प्रवीण थे? भैया ये तो दिखते हुए ध्रुपद मार देना है। तानसेन किस में प्रवीण थे? मतलब बहुत कुशल गाते थे तानसेन। ध्रुपद गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक का क्या नाम है? कर्णकांगी। शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? कर्णकांगी। कर्णकांगी शुद्ध स्वर सप्तक क्या कहते हैं? कर्णकांगी। राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन आप। अगला इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बृहदेशी। क्या हो जाएगा हम लोग का? बृहदेशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया? द्वादश स्वर का प्रयोग किसने किया दोस्तों? मातंग ने किया था। कौन किया था? मातंग ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सारंग देव ने कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया? सारंग देव द्वारा जो संगीत रत्नाकर लिखा गया उसमें विकृत स्वर कितने माने गए? विकृत स्वर दक्षिण संगीत में मुख्य कितने ताले माने जाते हैं? मुख्य 7 को माना जाता है। ये दक्षिण संगीत पद्धति की खासियत है। मुख्य 7 को माना जाता है। इसका 5 गो उपभाग माना जाता है, जो मिला कुल हो जाता है 7 पंच 35 को हो जाता है, ठीक है। दक्षिणी संगीत पद्धति में किसकी मात्रा बदला जा सकता है? इसको 4 भाग में बांटता है। जो लघु की मात्रा है इसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लघु की मात्रा 4 मात्रा का ये होता है लघु की मात्रा। तक में एलिस ने कितने सेंट माने हैं? दोस्तों 1200 सेंट माने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग का है कि एक सप्तक में कितने सेवर्ट माने गए हैं? तो 301 सेवर्ट माने गए। क्वेश्चन लोग के तानपुरे से उत्पन्न सहायक नाद ध की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो ध की आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ध की आंदोलन संख्या 400 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। लास्ट स्लाइड है, 100 क्वेश्चन पूरा जाएगा मजे से एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग है कि भातखांडे जी ने दैवत की क्या आंदोलन संख्या मानी? भातखांडे जी जो माने वो 405 माने, लेकिन इसमें क्या था कि तानपुरे के उत्पन्न सहायक नाद आंदोलन संख्या कितना हो गया? 400। तो सहायक नाद वैसे 400 होता है, लेकिन भातखंडे जी कितने माने? 405 माने। अब वो माने तो भैया याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों कलावंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलावंत। ये सब क्वेश्चन देखते हुए एकदम खट से याद आ जाता है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? आप भी ध्यान से सुनिएगा, याद रह जाएगा। क्या कहा था? कलावंत कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? वैसे ध्रुपद का आविष्कार मान सिंह माना जाता है। इसमें थोड़ा सा है उलझन है, लेकिन यही दिया हुआ है। तो यही दिया हुआ राग परिचय समय और समय भी देखे तो यही दिया हुआ है। तो मान सिंह ही करेक्ट भी माना जाता है। वैसे देखा जाएगा, पूछेगा तो मान सिंह मारना है, ऑप्शन के अनुसार क्रिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्रुपद गायकी में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो तान का प्रयोग नहीं किया जाता।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग कहा है कि ध्रुपद की कितनी वाणी मानी जाती है। दोस्तों ध्रुपद के 5 वाणी मानी जाती है। कितनी वाणी मानी जाती है? 5 वाणी मानी जाती है। ठीक है, अगला है कि धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? धमार गीत में किसका वर्णन मिलता है? शोभा यात्रा का, वसंत का, देवी देवता का, होली का। तो किसका किसका मिलता है? धमार में होली का मिलता है, होली का। किसका मिलता है? होली का। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि धमार गीत के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो धमार गीत में दूसरा थोड़ी बजेगा, धमारे न बजेगा। यहाँ आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि धमार गीत धमार ताल, धमार गीत धमार ताल। तो कितना मजे से हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए और इसमें से उम्मीद है कि ज़रूर पूछेगा पीपीएससी में, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप आप कुछ नया भी सीखे होंगे। अगर कुछ नया सीखेंगे तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि नया भी यही इसी तरह से सीरीज हम लोग बना के देने वाले हैं। 100 को करके अब देंगे, पहले 50 को देते, फिर 100 को देंगे, धीरे धीरे करके पूरा दो से देंगे। पूरा एकदम मैराथन चलेगा, एक दिन मजे तरीका से एकदम पीपीएससी एग्जाम देना हम लोग को। सब लोग एकदम दाब के चाँप के तैयारी कीजिए बढ़िया से। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो चाहे तो आप बढ़िया से देख ले, कोई देखे नहीं पे आप देख ले, क्योंकि आपको निकालना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर आपका मतलब है आप करें ना करें, आप चाहे आपका काम जाने। ठीक है, शेयर तो नहीं कीजिएगा, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।